हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन वाटिका में। आइए देखते हैं कारक से बनने वाले सभी क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न बनता है कि हिंदी में कारक के कितने भेद हैं। तो आपका जवाब होगा कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन से, यहाँ देख सकते हैं आप। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता ये कारक है, परंतु इसका जो चिन्ह है इसको विभक्ति कहते हैं या परसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कर्ता कारक है और इस कारक की विभक्ति है ने या परसर्ग है ने। ठीक है, ऐसे ही सभी कारक का परसर्ग आप ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए, क्योंकि इसी से आप एग्जाम्पल्स को टैकल कर पाएंगे कि किसमें कौन सा कारक है। परंतु कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनमें आप इन विभक्तियों को जानते हुए भी नहीं समझ पाएंगे। तो आइए उनको भी डिस्कस करेंगे, एक एक करके सब कारक का उदाहरण और उसका मतलब सब समझेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पर हम देखेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक, कारक का मतलब होता है कि क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। कैसे, मैं एक उदाहरण दूं जैसे आपको कि भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि जैसे कारक का आपको परिभाषा पता है, क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। तो यहाँ पर आपको कितनी संज्ञाएं दिख रही हैं? 3। तो इन तीनों का संबंध है क्रिया के साथ। ठीक है, दुर्योधन को मारा, गदा से मारा, भीम ने मारा। तो इसमें अगर पूछेगा कि कारक कौन सा कारक है, तो आप क्या बताएंगे? कारक की परिभाषा आपने देख लिया कि कर्ता क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंधी कारक है, परंतु इस पूरे वाक्य में कौन सा कारक है? खैर, अगर यहाँ अंडरलाइन कर दे, जैसे अगर पूछ ले कि गदा में कौन सा कारक है, तो गदा से मारा या के द्वारा। आप सभी विभक्त चिन्हों को ध्यानपूर्वक यहाँ देखते चलिए, गदा से मारा या के द्वारा मारा। ठीक है, तो यहाँ पर तो करण कारक हो जाएगा। दुर्योधन को मारा, दुर्योधन को मारा, भीम ने दुर्योधन को मारा, तो यहाँ पर को यानी कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, भीम ने मारा, भीम ने मारा, तो यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। बड़ी कंफ्यूजन है कि कौन सा कारक बताया जाए, किस वाक्य में कौन सा कारक है। तो प्रायोरिटी दी जाती है जो क्रिया का सबसे नजदीकी हो। तो सबसे नजदीकी क्या है? गदा। तो इस संज्ञा का क्रिया के साथ किस कारक से संबंध है? कर्ण कारक से। ठीक है, तो वाक्य में कर्ण कारक होगा। परंतु पूछता कैसे है, कभी कभी जैसे अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा गदा में कौन सा कारक है, पूछेगा दुर्योधन में कौन सा कारक है, पूछेगा भीम में कौन सा कारक है, तो अलग अलग करके आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब इन शब्दों में संज्ञा में कारक होता है, ये तो परसर्ग है। ये जो ने, को, से, ये सब तो परसर्ग है या विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, तो कारक किसमें है? संज्ञा में, और ये सब क्या है? परसर्ग। आइए कर्ता कारक देखते हैं। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है। जैसे मैं कहूँ राम पढ़ता है। ठीक है, राम पढ़ता है, कौन पढ़ रहा है? राम। क्रिया कौन कर रहा है? राम। तो क्रिया के करने वाले का बोध कौन कारक कराता है? कर्ता कारक। कर्ता का परसर्ग क्या है? कर्ता कारक का परसर्ग क्या है? ने। ठीक है, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह तीनों एक ही बात है। ठीक है, परंतु यहाँ पर तो ने नहीं दिखा। तो जब तक आप कारक अलग अलग कारकों का परिभाषा नहीं समझेंगे, तब तक आप ऐसे सिर्फ विभक्त चिन्ह रट के तो नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा कारक है। इसलिए परिभाषा भी जरूरी है। कर्ता कारक क्या परिभाषा है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, वह कर्ता कारक है। जैसे एक प्रश्न दे दिया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसने
टेढ़ी चाल चली। ठीक है, उसने टेढ़ी चाल चली। इसमें भी आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा ये परसर्ग, परंतु इसको जब अलग करेंगे हम लोग, अलग करके देखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। जैसे पूछता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रथम पुरुष या मध्यम या उत्तम जो भी पूछ ले, प्रथम पुरुष संबंधवाचक कारक का रूप क्या होगा। समझ पाए आप? पुरुषवाचक सर्वनाम का संबंधवाचक कारक में प्रथम पुरुष का रूप क्या होगा। इसमें तो कर्ता कारक है, ये इतना तो समझ में आ रहा है। उसने टेढ़ी चाल चली, चाल चलने वाला कोई सर्वनाम है, कोई संज्ञा है, तो कार्य करने का बोध हो रहा है, कार्य करने वाले का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूँ कि एक प्रश्न देता है, पुरुषवाचक सर्वनाम का संबंध कारक या कोई भी कारक दे दे, संबंध कारक में प्रथम पुरुष का रूप क्या होगा। यहाँ पर आपको सर्वनाम जानना जरूरी होगा, तब ये प्रश्न कर पाएंगे आप। चूंकि ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए ये जानना भी जरूरी है। जैसे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। ठीक है, मैं, हम, ये उत्तम हो गया। तू, तुम या आप, ये मध्यम हो गया। अन्य में यह, वह, ये, वे। ठीक है, यह, वह, ये, वो, ये, वे। ठीक है, इसमें पूछा गया आपसे कारक में, ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए जानना जरूरी है। कारक में यहाँ से प्रश्न पूछा कि पुरुषवाचक सर्वनाम का संबंध कारक बताइए हमको, उत्तम पुरुष का संबंध कारक। तो संबंध कारक में रूप क्या बनेगा इसका, मैं का हो जाएगा मेरा। ठीक है, जैसे यह, वह या तू, तुम ऐसे है, तो वह का क्या हो जाएगा, संबंध कारक बताइए, वह का क्या हो जाएगा, उसका। यहाँ पर मैं का हो जाएगा मेरा संबंधवाचक में। अगर पूछ लूँ संप्रदान में क्या हो जाएगा, संप्रदान में हो जाएगा मुझे या मेरे लिए। मैं पूछ लूँ अपादान में क्या हो जाएगा, तो अपादान में हो जाएगा मुझसे। ऐसे ही यहाँ उससे अपादान में या उसके लिए संप्रदान में। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन गया। ये क्वेश्चन पूछता है, समझ में आया कि नहीं आया। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष का रूप, उत्तम पुरुष में 2 सर्वनाम होते हैं, मैं, हम। ठीक है, और उत्तम पुरुष का पूछ लिया कि संबंध कारक क्या बनेगा, तो संबंध का मतलब होता है क्या, रा रे री। यहाँ आप देख रहे हैं संबंध कारक रा रे री, तो यहाँ हो जाएगा मेरा। ठीक है, अगर यही पूछ ले संबंध संप्रदान तो मेरे लिए। ठीक है, यहाँ पूछ ले कर्ण तो मुझसे। कन्फ्यूजन हो गया होगा कि यहाँ मुझसे, यहाँ मुझसे, ये अपदान हो गया, ये कर्ण हो गया। नहीं, ऐसा कन्फ्यूज मत होइए। क्यों? क्योंकि जैसे मैं कहूँ कि मुझसे भूल हुई, तो मेरे द्वारा भूल हुई ना, मुझसे भूल हुई। लेकिन अपादान अगर इसको मैं कहूँ, जैसे मैं कहूँ कि मुझसे दूर गया, तो मुझसे दूर, मुझसे अलग हुआ, मुझसे दूर गया, तो यहाँ पर अपादान हो गया, अलगाव की स्थिति बनी तो अपादान हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। पुरुषवाचक सर्वनाम से जो ये क्वेश्चन पूछता है ये कंप्लीट हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। कर्ता कारक हम लोग देख रहे हैं, उसमें एक ये क्वेश्चन जो कि बहुत कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, ये आपको समझ में आया होगा। मैं लिखा था जैसे उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी, उसने टेढ़ी चाल चली। इसमें कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। इस कर्ता कारक का परसर्ग क्या है, ने। ठीक है, जैसे और जैसे उदाहरण ले लीजिए कर्ता कारक का, मुझे दिल्ली जाना है। कर्ता कारक की परिभाषा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस भेद से क्रिया के करने वाले का बोध हो रहा है। तो क्रिया कौन कर रहा है, मुझे दिल्ली जाना है, तो क्रिया करने वाले का बोध अगर हमको इस वाक्य में पता चल रहा है तो यहाँ कर्ता कारक होगा।
ठीक है। आइए अब देखते हैं कर्म कारक को। कर्ता कारक आसान है, कन्फ्यूजिंग जहाँ होता है वो होता है अपादान में, करण में, अधिकरण में। ठीक है, इन तीनों में, लेकिन तीनों को बहुत बखूबी समझेंगे। अगला है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? कर्म कारक का परसर्ग या विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह क्या है? कर्म कारक का होता है को। ठीक है, संप्रदान का भी होता है को, परंतु संप्रदान और कर्म में अंतर है। अब संप्रदान में देखेंगे कि क्या अंतर होता है कर्म और संप्रदान का। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े वह वहाँ कर्म कारक होगा। उस संज्ञा या सर्वनाम में कर्म कारक होगा। ठीक है, उस संज्ञा या सर्वनाम में कर्म कारक होगा। एक तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये भी हो जाती है कि कारक है किसमें। जैसे मैं कहूँ वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, वृक्ष से। अब बताइए इसमें अपादान कारक सबको पता है, इसमें अपादान कारक किसमें होगा? पत्ते में या वृक्ष में? जहां से अलगाव हो रहा है इस वृक्ष, इस संज्ञा में अपादान कारक होगा। ठीक है, तो कारक संज्ञा में ही होगा, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल या क्रिया का प्रभाव पड़े वहां कर्म कारक है। तो संज्ञा या सर्वनाम में ही तो कारक होगा ना। उदाहरण के तौर पर जैसे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। ठीक है, एक और लेते हैं, राम ने श्याम से पूछा गीता फल खाती है। यहाँ आपको कहीं भी परसर्ग नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चंस लिए हैं। कर्म कारक का परसर्ग होता है को, आप विभक्ति चिन्ह रट के गए, आ गया ऐसा ये वाक्य। अब यहाँ बताना है आपको, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। मैंने क्या बताया कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े वहाँ कर्म कारक होता है। खरीदना क्रिया हो गई, तो क्या खरीदा भैया? कपड़ा। तो खरीदने का प्रभाव किस पर पड़ा? कपड़े पर। तो यहाँ पर क्या होगा? कर्म कारक। करेक्ट। अगला, राम ने श्याम से पूछा। पूछा तो किसको पूछा? श्याम को पूछा ना। यहाँ ये परसर्ग भले लगा है, लेकिन यहाँ समझने की जरूरत ये है कि ये जो क्रिया है, क्रिया का प्रभाव किस पे हो रहा है? इस पे या इस पे? इस कर्म पे हो रहा है ना। तो श्याम से पूछा, पूछने के अर्थ में नॉर्मली अगर कहा जाए कि जैसे राम ने श्याम से पूछा, कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन करने में ये परसर्ग नहीं ध्यान देना है, बल्कि इसको ऐसे समझिए कि राम ने श्याम को पूछा या श्याम से पूछा। ठीक है, श्याम को पूछा। तो अगर आप परसर्ग लगाना चाह रहे हैं तो इसको इस तरीके से समझ लीजिए, राम ने श्याम को पूछा, या फिर वैसे समझ जाइए कि इस क्रिया का प्रभाव इस संज्ञा पर पड़ रहा है, तो यहाँ कर्म कारक हुआ। राम ने श्याम को पूछा, तो यहाँ कर्म कारक हो गया। ठीक है। तीसरा है गीता फल खाती है। ये अंडरस्टूड है, खाने के मामले में कुछ भी, फल खाती है, भोजन खाती, कुछ भी, तो वहाँ पर कर्म कारक होगा। ठीक है, परसर्ग नहीं दिया होगा, विभक्ति चिन्ह नहीं दिया होगा, तो भी ये समझने की जरूरत है कि वहाँ पर कर्म कारक होगा। ठीक है ना। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हो गया, राम किताब पढ़ रहा है। राम किताब पढ़ रहा है। राम किताब पढ़ रहा है या राम किताब को पढ़ रहा है। पढ़ने का जो क्रिया है उसका फल संज्ञा पर पड़ रहा है, तो वहाँ पर कर्म कारक होगा। ये आपने पढ़ा, तो ये जो हो जाएगा कर्म कारक का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा कारक होगा? परसर्ग नहीं दिख रहा है आपको। परसर्ग है क्या कर्म कारक का? को।
यहाँ पर परसर्ग नहीं दिख रहा है, यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, और जहाँ दिख भी रहा है वहाँ दूसरे कारक चिन्ह का परसर्ग दिख रहा है। लेकिन यहाँ ये समझने की चीज़ है कि माँ ने बाजार से कपड़े को खरीदा है, राम ने श्याम को पूछा, गीता फल को खाती है, राम किताब को पढ़ रहा है। ठीक है, ये जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक परसर्ग अगर अटके गए हैं तो ये गलत करके आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ ये समझ लीजिए कि कर्म कारक होगा। कर्म कारक इसलिए होगा क्योंकि क्रिया का डायरेक्ट जो उसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो इन संज्ञाओं पर पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। करेक्ट। कर्म कारक का एक उदाहरण और ले लीजिए, जैसे मैं कहूँ लड़की ने लड़के को देखा। सभी एग्जाम्पल्स जो हैं लगभग इसमें जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सब जितना भी एग्जाम्पल्स मैं करवा रहा हूँ इसी में आ गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर जितना पूछा गया है वो, और मेरे ख्याल से जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उसमें जो भी एग्जाम्पल्स देगा इसी में से, अगर आप इसको समझ रहे हैं तो इसी में से आप 100% पा जाएंगे। उन मतलब सेम टू डिक्टो नहीं पाए, लेकिन फिर भी वैसे उसी के बेसिस पर जो भी एग्जाम्पल्स बनेंगे वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लड़की ने लड़के को देखा, यहाँ पर आपको परसर्ग दिखा, को लड़के को देखा, देखना क्रिया का फल इस कर्म पर पड़ा, यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, कर्म कारक का आपने देखा परसर्ग नहीं था तो भी वहाँ कर्म कारक हुआ। ठीक है, तो सिर्फ परसर्ग रट लेने से आप चीज़ों को, इन एग्जाम्पल्स को नहीं कर पाएंगे। तो कर्म कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े वहाँ कर्म कारक होगा। नेक्स्ट है करण कारक। करण कारक का उदाहरण देखते हैं। करण कारक का परसर्ग क्या है, से या के द्वारा। ठीक है, से या के द्वारा। करण कारक मतलब जिस साधन से या जिसके द्वारा, जिस साधन से या जिसके द्वारा क्रिया की जाए वहाँ उस संज्ञा में करण कारक होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम लोग देखते हैं कि श्याम गेंद से खेलता है। ठीक है, श्याम गेंद से खेलता है, या फिर मैं कहूँ राम रावण को, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ भी एक कारक नहीं, तीन कारक हैं, परंतु कहेगा कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो बाण से मारा या बाण के द्वारा मारा। ठीक, ये साधन है, और मैंने देखा कि साधन या जिसके द्वारा, जिस साधन के द्वारा या जिस संज्ञा के द्वारा यह कार्य क्रिया को संपादित किया जाए वहाँ करण कारक होता है। तो बाण के द्वारा मारा तो यहाँ पर करण कारक होगा। मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रायोरिटी जो है, जो क्रिया के सबसे नज़दीकी कारक होगा उसको दिया जाएगा। पूछेगा कि कौन सा कारक है, यहाँ है तो कर्म कर्ता कारक भी, कर्म कारक भी, परंतु यहाँ करण कारक को प्रायोरिटी क्यों दिया गया, क्योंकि सबसे नज़दीकी, क्रिया के सबसे नज़दीकी में बाण से मारा यानी कि करण कारक है। क्रिया के सबसे नज़दीकी में कौन है, करण कारक। तो पूरे वाक्य में अगर पूछेगा कौन सा कारक है तो करण कारक। हाँ, अगर यहाँ पर अंडरलाइन कर दे कि रावण में कौन सा कारक है तो आपको बताना है कर्म कारक। ठीक है, या पूछ ले राम में कौन सा कारक है तो आपको बताना कर्ता कारक। ठीक है, श्याम गेंद से खेलता है या गेंद के द्वारा खेलता है। ठीक है, ये परसर्ग आपको यहाँ मिला करण कारक का, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। एक दो उदाहरण और देखिए इसका,
जैसे एक तो मैं कहूँ मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूँगा, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूँगा, करेक्ट। इसमें भी कर्ण कारक होगा। कैसे होगा, एक उदाहरण और सुन लो। कानों सुनी, ये प्रीवियस ईयर है, दोनों पूछा गया। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, ठीक है। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, मैंने क्या कहा कि जिस साधन के द्वारा या जिसके द्वारा क्रिया को संपादित किया जाए वहाँ करण कारक होगा। और अगर आपको यहाँ पर उपसर्ग से अधिकरण कारक लग रहा है तो आप गलत हैं। कैसे, क्योंकि अधिकरण कारक क्रिया के बेस का, क्रिया के आधार को संबोधित करता है, लेकिन करण कारक क्रिया के साधन को संबोधित करता है या जिसके द्वारा किया जाए उसको संबोधित करता है। तो मैं टेलीफोन पर बात करूंगा का मतलब टेलीफोन के द्वारा बात करूंगा, ना कि टेलीफोन पर चढ़ के बात करूंगा, ठीक है। क्रिया का बेस नहीं है कि मैं टेलीफोन पर चढ़ के बात कर रहा हूँ ना, मैं टेलीफोन के द्वारा बात कर रहा हूँ, ये साधन है। और जहाँ साधन की बात आ जाए वहाँ कर्ण कारक होगा। तो इस परसर्ग से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ कर्ण कारक होगा, करेक्ट। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, इसमें भी कर्ण कारक होगा। कैसे, कानों सुनी बात पर, या यूं कहूँ कि कानों के द्वारा सुनी बात पर, ये अंडरस्टूड है। ये परसर्ग जो है कर्ण का, ये परसर्ग के द्वारा, कानों के द्वारा सुनी बात पर। तो कभी कभी परसर्ग देगा, कभी कभी नहीं भी देगा, वो आपको समझना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि साधन कान है, कान के द्वारा सुनी जा रही है बात। तो और जिसके द्वारा या जिस साधन के द्वारा क्रिया किया जाए वहाँ कर्ण कारक होता है। तो ये बहुत सिंपल, यहाँ कर्ण कारक होगा। कर्ण कारक के ये दो चार उदाहरण आपने देखे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर परसर्ग रट के काम नहीं चलेगा, समझने की जरूरत है। आइए अगला देखते हैं। कर्ण के बाद है संप्रदान। संप्रदान, संप्रदान मतलब जिसके लिए क्रिया संपादित की जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ उदाहरण के तौर पर, माँ बच्चों को खिलौना देती है, ठीक है। माँ बच्चों को खिलौना देती है। या फिर ये तो पूछा गया है, यह ताले की चाबी है, ठीक है। कहूँ कि भूखे के लिए रोटी लाओ, यहाँ तो स्पष्ट हो गया, भूखे के लिए संप्रदान का परसर्ग ही है, के लिए या को। जिसके लिए क्रिया संपादित की जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। क्रिया का संपादन हो रहा है, बच्चों को खिलौना देती है, माँ बच्चों को खिलौना, खिलौना देने का जो कार्य है वह किसके लिए किया जा रहा है, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए या बच्चों को खिलौना देती है, समझ में आ गया। क्रिया का संपादन जिसके लिए किया जाए वहाँ संप्रदान कारक होगा। तो खिलौना देती है किसके लिए, बच्चों के लिए, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा, ठीक है। परसर्ग से बहुत मतलब नहीं है कि आप परसर्ग रट लिए ये और उसके बाद पता चला, जैसे मैं टेलीफोन पर तुमसे बात करूँगा वहाँ अधिकरण का परसर्ग आ गया पर, और वहाँ आपने अधिकरण लगा तो गलत हो जाएंगे। तो समझने की जरूरत है कि जिसके लिए क्रिया संपादित की जाए वहाँ संप्रदान कारक होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, भूखे के लिए रोटी लाओ, यहाँ तो ठीक है परसर्ग आपको मिल गया, रोटी लाने का जो कार्य है वो भूखे के लिए, तो यहाँ पर संप्रदान कारक आसानी से स्पष्ट हो गया। यह ताले की चाबी है, या यूं कहूँ यह ताले के लिए चाबी है, ताले के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो संप्रदान कारक क्या होता है, क्रिया जिसके लिए संपादित की जाए वहाँ संप्रदान कारक होगा। इसका परसर्ग क्या होता है, पूछ लेता है परसर्ग,
कि इस कारक का परसर्ग क्या है। जैसे संबंध का परसर्ग क्या है, तो का, के, की, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, परसर्ग ही डायरेक्ट पूछ लिया है कारक में से, तो एक क्वेश्चन तो यही हो जाता है। आइए अगला देखते हैं, अपादान। अपादान कारक, अपादान कारक का मतलब होता है अपादान का मतलब होता है जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो। अलग होना ज्ञात हो, कैसे अलग होना ज्ञात हो। अपादान एक जगह और होता है, ये तो अलगाव में तो हो ही गया अपादान, ठीक है, अलगाव में तो अपादान हो ही गया। एक होता है कि कंपैरिजन जब किया जाता है, तुलना में, तुलना में भी अपादान होता है। कैसे, जैसे मैं कहूँ राम श्याम से सुंदर है, राम श्याम से सुंदर है, तो यहाँ भी अपादान कारक होगा, ठीक है, राम श्याम से सुंदर है, यहाँ क्योंकि तुलना में भी अपादान होता है, ठीक है। अलगाव, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, सबको पता है, ये तो अपादान होगा ही होगा। जैसे मैं कहूँ वह घर से बाहर गया, बाहर गया, घर से अलग हुआ, बाहर गया, अलगाव की स्थिति बनी, तो वह जो है यहाँ जो है अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, जैसे मैं कहूँ पेड़ से फल गिरा, ठीक है, तो फल अलग हुआ कहाँ से, पेड़ से, अपादान किसमें, पेड़ में, ठीक है। यहाँ पर वाक्य में क्या हो जाएगा, अपादान कारक, करेक्ट। अपादान समझ पाया, तुलना में भी अपादान, अलगाव में भी अपादान। जैसे बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो छत से वो कूद पड़ी, तो बिल्ली में अपादान नहीं होगा, छत में अपादान होगा, क्योंकि छत से कूदी है वो, ठीक है, छत से कूद पड़ी, ठीक है। तो अपादान क्या होगा, जहाँ अलगाव की स्थिति हो और या फिर कंपैरिजन किया जाए, जैसे राम श्याम से सुंदर है, वह इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो कंपैरिजन में भी अपादान कारक होता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछे गए हैं अपादान के, और अपादान में बस इतना ही प्रश्न है। अपादान का परसर्ग होता है से, लेकिन अलगाव की स्थिति में। करण का भी परसर्ग होता है से, परंतु से या के द्वारा, ठीक है। अपादान का से जो होता है वो अलगाव दर्शाता है, तो करण और अपादान में यही अंतर होता है, ठीक है। संबंध और कर्म, संप्रदान और कर्म। संप्रदान मतलब जिस पर क्रिया का फल पड़े, ठीक है, क्रिया जिस संज्ञा सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़े, लेकिन संप्रदान होता है जिसके लिए क्रिया पूरी की जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा आप परिभाषा के साथ अंतर को स्पष्ट करते चलिए। संबंध, संबंध में होता है, जैसे संबंध कारक का परसर्ग क्या है, काके की रा रे री, ठीक है, काके की रा रे री। इसका उदाहरण देख लेते हैं। संबंध क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए, वहाँ संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है, वहाँ क्या हो जाएगा, संबंध कारक। उदाहरण, जैसे वह मेरी कार है या वह कार मेरी है, कोई परसर्ग दिखा संबंध का, का के की रा रे री, तो परसर्ग रट के थोड़ी ना काम चलेगा। संबंध का मतलब हो गया कि जिस संज्ञा सर्वनाम का वाक्य में किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम या वस्तु से संबंध ज्ञात हो, वहाँ संबंध कारक हो जाएगा। वह कार मेरी है, ठीक है, वह जो कार है वो मेरी है, तो उस कार का संबंध मुझसे है, इस संज्ञा का, इस संज्ञा सर्वनाम का इस संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, ठीक। अगला है, जैसे राम की गाय चरती है, राम की गाय चरती है, क्लियर है। राम की क्या, गाय, गाय का संबंध राम से, राम का संबंध गाय से, राम की गाय है, तो यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है। और एक उदाहरण लें, जैसे मैं कहूँ राम का स्कूल नज़दीक है, क्या नज़दीक है, राम का क्या नज़दीक है, स्कूल, स्कूल किसका, राम का, तो राम से संबंध किसका, स्कूल का, तो यहाँ पर संबंध कारक। संबंध का टोटल मतलब यही है कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम या वस्तु के साथ अगर संबंध है तो वहाँ पर संबंध कारक होगा, ठीक है ना। ये संबंध कारक के ये उदाहरण रहे। संबंध कारक का परसर्ग जो है काके की रा रे री, ठीक है, संबंध कारक का परसर्ग जो होता है वो है काके की रा रे री, ठीक है। संबंध कारक आसान है। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक जो होता है वह क्रिया के बेस या
मैं कहूँ कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, क्रिया के आधार का बोध हो, वहाँ क्या होगा? अधिकरण कारक। अधिकरण का परसर्ग में या पर। अच्छा, समय बताए तो भी अधिकरण। अगर समय, जैसे मैं कहूँ कि मैं 3 मिनट में आऊँगा, मैं 3 मिनट में आऊँगा, यहाँ पर भी अधिकरण कारक होगा क्योंकि समय बता रहा है। मैं 3 मिनट में आऊँगा मतलब समय बता रहा है, यहाँ भी अधिकरण कारक होगा। ठीक है, आने का जो बेस है वो समय में है। ठीक है, क्रिया है, क्रिया का बेस ये समय बता रहा है, तो समय में भी अधिकरण कारक है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर और देखते हैं। अधिकरण कारक में से प्रश्न अच्छा पूछता है, जैसे मैं कहूँ कि वह अगले साल आएगा, अगले साल आएगा। ठीक है, वह अगले साल आएगा, इसमें भी अधिकरण कारक होगा। ठीक है, समय बता रहा है, अगले साल आएगा, इसमें भी अधिकरण कारक है। ठीक है, जैसे अच्छा, पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है, मेज पर है, इसमें तो अधिकरण कारक है ही। क्यों? क्योंकि पुस्तक का जो आधार है वो मेज है, वो मेज पर है। ठीक है, मेज पर है। जैसे मैं कहूँ कि मिठाई फ्रिज में है, मिठाई फ्रिज में है, पोजीशन स्थिति बता रहा है, फ्रिज में है। ठीक है, फ्रिज में है, मिठाई फ्रिज में है, तो संज्ञा या सर्वनाम का स्थिति जो बताए वहाँ अधिकरण कारक होगा। तो मिठाई फ्रिज में है, इसमें अधिकरण कारक। पुस्तक मेज पर है, इसमें भी अधिकरण कारक। जैसे मैं कहूँ कि उस जगह एक सभा होने जा रही है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, तो ठीक है, किस चीज़ का ये इंडिकेशन है? उस जगह, जगह का इंडिकेट, जगह को इंडिकेट कर रहा है, उस जगह एक सभा होने जा रही है। अच्छा, परसर्ग छुपा लिया इसमें, उस जगह एक सभा होने जा रही है। अगर इसको आप परसर्ग के साथ समझना चाहें, सभा होने जा रही है। ठीक है, अगर इसको परसर्ग समझना चाहें तो परसर्ग कहाँ लगेगा? यहाँ पर। क्या लगेगा? उस जगह पर, उस जगह पर एक सभा होने जा रही है, न कि उस जगह में एक सभा होने जा रही है। कार्य की अशुद्धियाँ भी होती हैं, उस जगह पर या उस जगह में, ऐसे ही ऑप्शन दे देगा, कहेगा किसमें कारक अशुद्धि है, उस जगह पर, उस जगह में है, तो उस जगह पर होगा, ना कि उस जगह में होगा। तो अगर दे दिया उस जगह में तो कार्य की अशुद्धि है, तो यहाँ पर उस जगह पर, तो इसमें क्या है? अधिकरण कारक। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत मतलब वैरायटी की इसमें से बना सकता है। एक तो ऐसे ही बना सकता है कि उस जगह पर या उस जगह में, एक तो बना सकता है कि परसर्ग दे दे, जैसे मैं टेलीफोन पर बात करूंगा, परसर्ग रहे दूसरे का, कारक रहे दूसरा कुछ, तो कारक जब तक आप नहीं समझे रहेंगे तब तक कैसे समझ में आएगा? सिर्फ परसर्ग से तो नहीं ही समझ में आएगा। ठीक है ना, जैसे इसमें एक उदाहरण और मान लूँ, एक है वाहनारूढ़, वाहनारूढ़, इसका क्या मतलब हुआ? अगर इसमें पूछ ले कि शब्द में कौन सा आज कारक है, तो क्या होगा? वाहन पर आरूढ़, वाहन पर आरूढ़। तो पर आरूढ़ स्थिति की बात बताया, बेस की बात बताया, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला है संबोधन। संबोधन बहुत आसान, सबको पता है, सावधान करने या पुकारने का बोध हो जिस संज्ञा से, वहाँ संबोधन होता है। जैसे हे राम बचाओ, हे राम बचाओ। और क्या, और क्या है? जैसे लड़के, या फिर मैं कहूँ जैसे, जैसे ये तो प्रीवियस ईयर है, प्यारे देशवासियों, जैसे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामना। तो प्यारे देशवासियों में कौन सा है कारक? संबोधन कारक। संबोधन कारक का परसर्ग क्या है? हे, अरे, ओ, हाय, ऐसे करके हिंदी में। तो संबोधन कारक का परसर्ग और संबोधन कारक के उदाहरण, जैसे मैं आपको प्रश्न दूं, घोंसले में चिड़िया है,
इसमें कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन बता रहा है, स्थिति बता रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। जैसे, ठीक है, जैसे जैसे मैं कहूँ कमरे में चूहा है, यहाँ भी क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि कारक का इस प्रकार परिभाषा के सहित एग्जाम्पल्स के साथ बहुत आसानी से कारक की समझ आप में आ गई होगी। और मेरे ख्याल से सिर्फ परसर्ग रट लेने से कारक का क्वेश्चन आप हैंडल कर पाएँ तो ये मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि मैं अब तुमसे टेलीफोन पर बात करूँगा, परसर्ग है अधिकरण का, होगा करण कारक। क्यों? ये तो मैंने डिस्कस कर लिया, पहले ही बताया आपको। जैसे मैं कहूँ कि एक उदाहरण और लूँ, जैसे मैं कहूँ गीता सीता से अधिक बुद्धिमान है, सीता से अधिक बुद्धिमान है, अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पर भी आप परसर्ग देख करके कौन सा कारक चिन्ह लगाएंगे? करण या अपादान? यहाँ पर होगा अपादान। क्यों? क्योंकि अपादान तुलनात्मक अवस्था में अपादान कारक होता है। ठीक है, तुलनात्मक अवस्था में अपादान कारक होता है। ये रहा आपका कारक। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। बने रहिए हमारे साथ अध्ययन वाटिका में। एक एक चैप्टर को ऐसे ही निपटाएंगे। मेरे ख्याल से जितना भी प्रीवियस ईयर, मैंने बोला नहीं कि ये प्रीवियस ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का है, लेकिन जितने भी एग्जांपल्स दिए लगभग सभी प्रीवियस ईयर के थे। उसमें कुछ और एग्जांपल्स भी थे। और कारक से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे, कारक के भेद कितने हैं, कारक का परसर्ग, और जैसे पूछ लिया कि जैसे एक तो मैंने आपको प्रश्न बताया कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम से जो कारक का पूछता है कि संबंध कारक का या अधिकरण कारक का या फिर अपदान कारक का क्या रूप होगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष का है। जैसे उत्तम पुरुष में मैं होता है, हम होते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछ लूँ इसका संबंध कारक या मैं पूछ लूँ कि इसका करण कारक में क्या रूप होगा, तो रूप होगा मुझसे। ठीक है, यह भी एक क्वेश्चन टाइप में पूछता है। ठीक है, जैसे कहीं कहीं जैसे तुलनात्मक अवस्था में ये अपदान कारक होता है। ठीक है, बाकी कारक की जो परिभाषा बताया हूँ उसको ध्यान में रखिए या फिर उसको लिख लीजिए उसी साथ, और उसी से मेरे ख्याल से जहाँ कन्फ्यूजन वाला होगा, जैसे ऑप्शन जहाँ कन्फ्यूजन वाला होगा वहाँ आप कन्फ्यूजन दूर कर सकेंगे और सही कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ अध्ययन वाटिका पर।